हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों के लिए इसरो की जो सीरीज चलाई जा रही है, आज मैं अमित दीक्षित आपके लिए लेके आया हूं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहता, पर ऐसा नहीं है ना। एक दो क्वेश्चंस बेटा, पूरे पूरे कंपटीशन का जो खेल है वो टोटल मिला के 5 to 7 क्वेश्चंस में तो पूरा खेल हो जाता है। मतलब जितने भी बच्चे सिलेक्ट होने हैं वो 5 to 6 क्वेश्चंस में तो सारा सारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आई एंड ओ आर से जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी आते हैं इसरो इसरो के एग्जाम में, और बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है हमारा, है ना, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो आइए चलते हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, है ना, 6 सालों में, वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, द डमी एक्टिविटी इज यूज इन द पर्ट नेटवर्क, है ना। आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये क्वेश्चन आया है सीपीएम पर्ट से, नेटवर्क एनालिसिस से, है ना। तो द डमी एक्टिविटी इज यूज इन पर्ट नेटवर्क टू डिस्क्राइब, क्या क्या बोलता है, कुछ दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, पर हर क्वेश्चन के लिए मैं आपके साथ बेसिक्स को डिस्कस करूंगा और तब जाके हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर को क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं केवल आपको आंसर बताना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैकग्राउंड विद द बैकग्राउंड लॉजिक ऑफ ईच क्वेश्चन। ओके, तब हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बात करते हैं कि हमारे पास अगर ये डमी एक्टिविटी, तो डमी एक्टिविटी है क्या, इसका काम क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं नेटवर्क डायग्राम की। क्या बात करेंगे बच्चों, नेटवर्क डायग्राम। मैं एक ऐसा नेटवर्क डायग्राम आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर ये नेटवर्क डायग्राम आप लोगों ने सीख लिया, याद रखिए नेटवर्क डायग्राम बनाना भी इतना इजी काम नहीं है, कई बार हम बहुत समय दे देते हैं और फिर भी गलत बना देते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा नेटवर्क डायग्राम हम सीखेंगे जिसको अगर आपने बनाना सीख लिया, तो मान लीजिए आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने में कभी दिक्कत नहीं आ सकती, कभी। तो मैं एक छोटा सा डाटा आपके सामने लेके आता हूं यहां पर। मान के चलिए हमारे पास कुछ एक्टिविटीज है बेटा, ये हमारी एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को करने से पहले कुछ प्रीडिसेसर एक्टिविटी भी है। मतलब जब तक हम इस प्रीडिसेसर एक्टिविटी को नहीं करेंगे, जब तक हम इस एक्टिविटी को नहीं करेंगे, तब तक हम इसे नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए ये बात भी मान लेते हैं सर, और एक टाइम भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, टाइम। हालांकि नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए इस टाइम की कोई जरूरत नहीं है, चाहे डेज में ले लो, मिनट्स में ले लो, आवर्स में, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें तो नेटवर्क डायग्राम सीखना है। तो हमारे पास क्या है, एक्टिविटी ए, बी, सी, डी और ई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। ए और बी को करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हम चाहे तो ए और बी को डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। अब बात आती है सी को शुरू करने के लिए ए चाहिए, और डी को शुरू करने के लिए पहले बी कंप्लीट करना पड़ेगा। जहां बी खत्म होगा उस नोट से क्या होगा, डी शुरू होगा। और आते हैं ई पर। ई क्या है बेटा, ई को ए और बी, जब तक ए और बी खत्म नहीं हो जाते वी कैन नॉट स्टार्ट द एक्टिविटी ई। समझ में बात आती है। आइए चलिए, टाइम तो आप जो लेना चाहें ले लीजिए, चाहिए तो आप यहां पर 2 डेज 2 डेज 2 डेज, सबका टाइम सेम ही ले लेते हैं। हर एक्टिविटी को करने का टाइम क्या लग रहा है, डेज में 2 डेज लग रहा है, मान लीजिए, या 2 आवर्स लग रहा है। ओके, अब ये नेटवर्क डायग्राम बनाना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम जो अप्रोच लेंगे, हम लेंगे एओए अप्रोच। एओए अप्रोच क्या होगा बच्चों, एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन एरो। तो आइए जरा चेक करते हैं यहां पर, है ना। डमी का कमाल देखेंगे आप, इस ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप डमी का कमाल देखेंगे, ठीक है ना। यहां देखिए बेटा, हम लोगों ने शुरू किया डायग्राम बनाना, नेटवर्क डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट नोड है, क्या है ये बच्चों, स्टार्ट नोड है ना, नोड। इसको हम बोल सकते हैं कि या इस जगह से प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। याद रखिएगा, कभी भी आप एक्टिविटी को सर्कल के अंदर नहीं दिखाएंगे। ये जो सर्कल्स हैं जिनको मैं नोड बोल रहा हूं, यहां से एक्टिविटी शुरू होगी या खत्म होगी, मगर एक्टिविटी हो कहां रही होगी, कौन सी ऐसी चीज है जो एक्टिविटी को शो करेगा, एरो, एक्टिविटी ऑन एरो। तो ये देखिए यहां पर क्या होता है, हम लोग यहां आते हैं, हम पहले यहां पर ए शुरू कर लेते हैं बेटा, ये एक्टिविटी है बच्चों, एरो। और ये क्या है बच्चों, ये भी क्या है हमारे पास, एक्टिविटी है। ये क्या हो गया हमारे पास, बी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ए और बी बन गया। यहां पर ए शुरू हुआ, यहां पर ए खत्म हुआ, यहां पर ए बी शुरू हुआ, बी यहां सब शुरू हुआ, यहां पर बी खत्म हुआ। अब ए जहां पर खत्म हुआ है, प्रीडिसेसर, प्री एक्टिविटी, पहले वाली एक्टिविटी, ए जहां पर खत्म हुआ उसके बाद सी शुरू किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, चलो भाई सी शुरू कर लेते हैं। सी, टाइम डालते जाओ 2 डेज, यहां डालते जाओ बेटा 2 डेज, यहां टाइम डालते जाओ 2 डेज, है ना। और जहां पर बी खत्म हुआ है वहां से क्या शुरू कर सकते हैं, ई शुरू कर सकते हैं, ई नहीं सॉरी डी, क्या शुरू कर सकते हैं, डी। ये भी 2 डेज डाल लीजिए। अब बात चली कि आपको एक एक्टिविटी ई और बनानी है,
और वो वहां से शुरू होगी, उस सर्कल से शुरू होगी जहां पर खड़े होकर हम बोल पाए कि देखिए हम लोगों ने बच्चों ए और बी दोनों कंप्लीट कर लिया है। समझे या नहीं समझे? ठीक है, ओके। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा यहां पर आता है और यहां से यह क्या करता है बेटा, यहां पर डमी बनाता है और यहां से ई निकाल देता है, बोलता है सर लो मैंने बना दिया है। अरे भाई मैंने ए और बी के बाद शुरू करने के लिए बोला था, ई एक्टिविटी ए और बी के बाद शुरू होनी थी, ना कि सी और डी के बाद। आप जो शुरू कर रहे हैं वो सी और डी के बाद शुरू कर रहे हैं बच्चों। अगर आप गौर से देखें यहां पर क्या करना था, है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये अकेला क्वेश्चन इतना सफिशिएंट है कि अगर ये बच्चा सीख जाए तो ये तो पक्का है कि वो कभी भी नेटवर्क डायग्राम बनाने में कहीं गलती नहीं करने वाला है और फटाफट बनाएगा, फटाफट। तो देखो अगर बच्चा यहां से ई निकाल दे, ई अगर हमने यहां से ई निकाल दिया तो भी डायग्राम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखा जाए तो ध्यान से सुनो, ई को शुरू करने के लिए बी भी कंप्लीट होना जरूरी है, बी भी, है ना। अच्छा एक और चीज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई गलत हो जाएगा। तो कुछ बच्चे जो नहीं जानते वो ऐसे ई बना देते हैं। अरे भाई ये थोड़ी ना ई हो जाएगा, ये तो ई आपने क्या किया, ए के बाद एक ही, दो बार थोड़ी ना ई कर रहे हो। तो देखो जरा ध्यान से, बड़े सिंपल वे में इसको क्लोज करता हूं, इसको ये देखिएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर केवल ए खत्म हुआ है तो सी शुरू हो सकता है, यहां पर केवल बी शुरू खत्म हुआ है तो डी शुरू हो सकता है। अब कहां ढूंढे यार, ए और बी कहां पर खत्म हुआ है जहां से ई शुरू कर सकते हैं। तो एक काम करो, अब बनाओ डमी। क्या बनाओ बेटा, डमी। ये देखना, ये रही डमी एक्टिविटीज, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, डमी। एक्चुअल में इन्हें करने में कितना टाइम लगेगा, इन्हें करने में 0 टाइम लगेगा। क्या लगेगा, 0। ये डमी एक्टिविटीज है बेटा। अब देखा जाए तो यहां से ए भी खत्म हो गया इस जगह पर आके और बी भी यहां से खत्म हो गया। यहां पर खड़े होकर हम बोल सकते हैं कि देखो भाई हमने ए और बी दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। सीधी सी बात है, यहां से कौन सी एक्टिविटी निकाल दोगे बेटा, ई। यहां से क्या निकाल दीजिए, सॉरी नॉट ये है, ई यहां पर रखिए, एरो पर बना दिया बच्चों। अब एक और चीज है ना, तो इसका मतलब ई को शुरू करने के लिए दो प्रीडिसेसर्स थे। ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग, ई को शुरू करने के लिए दो प्रीडिसेसर्स थे, ए और बी। उन्हें एक जगह लेके आना था। जब एक जगह आ जाएंगे तब जाके ई शुरू होना था। इसका मतलब हमें इस पार्ट को फॉलो कराने के लिए डमी की जरूरत पड़ी, है ना, इस रिलेशन को फॉलो कराने के लिए कि भैया ई जब शुरू होगा तो ए और बी कंप्लीट हो जाना चाहिए। डमी लगा लिया। अच्छा एक चीज और याद रखना, किसी भी प्रोजेक्ट नेटवर्क का एंड नोड और स्टार्ट नोड एक ही होना चाहिए। देखो स्टार्ट तो एक ही है, मगर आपसे पूछा एंड कहां हो रहा है, अरे यार तीन तीन जगह खुला पड़ा हुआ है, तीन जगह खुला पड़ा है। एक काम करो, कुछ ना समझ में आए, वैसे तो आप डायरेक्ट भी ला सकते थे, पर कुछ ना समझ में आए तो एक बार फिर से यहां डमी बना दो। क्या बना दो बेटा, यहां पर फिर से एक बार डमी बना दो। ये लो भाई, ये बन गई डमी। अब क्या हुआ, अब साफ बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट इस जगह पर आके एंड हुआ है। तो इसका मतलब पीछे चलें जरा, देखें यहां पर देखते हैं द डमी एक्टिविटी इज यूज्ड। देखो डमी का कोई टाइम तो होता नहीं है, जब डमी का कोई टाइम नहीं होता तो टाइम डिले कैसे कर सकता है। रिसोर्स रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं, आप खुद ही बताओ क्या है। अभी अभी तो बताया, ई को शुरू करने के लिए ए और बी को एक जगह लेके आना था। इसका मतलब क्या करना था, प्रीडिसेसर से रिलेशन बनाना था। किसका, प्रीडिसेंस रिलेशनशिप ऑफ सक्सेसर। किसका, सक्सेसर मतलब बेटा आगे वाली एक्टिविटी। कौन है ये, सक्सेसर। आगे वाली एक्टिविटी और पीछे वाली एक्टिविटी के केवल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है, डमी एक्टिविटी करती है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर इज दिस, ए। क्लियर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये डायग्राम बनाना इसलिए सिखाया बेटा क्योंकि मुझे पता है कि ये डायग्राम बनाते वक्त बच्चे बहुत गलती करते हैं, और एक बार सीख जाएं, याद रखिएगा एक्टिविटी किस पे लीजिएगा। आप मैकेनिकल के बंदे हैं, सिविल वाले अंदर भी ले लेते हैं, नोट के अंदर भी ले लेते हैं, आपको जरूरत नहीं है, आपके मैकेनिकल के बंदे हैं, आप एक्टिविटी को एरो पर ही दिखाइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पर्ट हैज फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट्स। तो आप एक इसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि पर्ट क्या है। तो ये भी क्वेश्चन किससे है, नेटवर्क एनालिसिस से है। ये भी क्या है, नेटवर्क एनालिसिस से, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा बेटा यहां पर हमने बात की कि सीपीएम क्या है, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। पूरा नाम क्या है बच्चों, क्रिटिकल पाथ मेथड। और ये क्या है, पर्ट। क्या है ये, पर्ट। चलिए पहले तो आपके लिए फुल फॉर्म ही लिख दी जाए, है ना। ये क्या है बच्चों, इसका नाम है क्रिटिकल, दो अप्रोचेस होती है, क्रिटिकल पाथ मेथड। और एक अप्रोच क्या है बच्चों हमारे पास, एक हमारे पास है पर्ट। पर्ट का पूरा नाम बच्चों को लगता है कि प्रोबेबिलिटी है, नहीं बेटा, ये है क्या है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन। ये भी क्वेश्चन आ गया, फुल फॉर्म बताओ। तो बच्चे पता है कई बार तो बच्चे पी फॉर प्रोबेबिलिस्टिक लिख के आए, बताऊंगा क्यों। प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड
रिव्यू टेक्निक, रिव्यू टेक्निक। अब ध्यान से देखो, ये जो सीपीएम है ना बेटा, ये वाला जो सीपीएम है, सीपीएम की खासियत बताता हूं, सीपीएम की खासियत क्या है। सीपीएम जो है वो तब यूज होता है, ये ना, जब हमें क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक टाइम अप्रोच, डिटर्मिनिस्टिक टाइम अप्रोच। क्या मतलब है? देखो भाई, आपने देखा कि अभी अभी जो आप नेटवर्क डायग्राम बना के आए हैं पीछे, यहां पर ये जो आपने नेटवर्क डायग्राम बनाया था, हर एक्टिविटी का टाइम आपको पता था। हर एक्टिविटी का टाइम क्या है बच्चों? हर एक्टिविटी का टाइम आपको पता था। गौर से देखिए, बता कैसे पता यार? आपको कैसे पता? मान के चलो मैं पहली बार एक ऐसी जगह जा रहा हूं, मान के चलो मैं ट्रैकिंग पे जा रहा हूं, मैं कभी गया नहीं वहां पर ट्रैकिंग पर, पहली बार जा रहा हूं, और कोई ऐसा बंदा भी नहीं है मेरे पास एक्सपीरियंस जो बता पाए मुझे। मैं पहली बार सोच रहा हूं कि मैं यहां से ट्रैक होते होते ऐसे 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 जाऊंगा। ठीक है, अगर देखा जाए कोई काम अगर आप पहली बार कर रहे हैं, बिल्कुल इनोवेटिव वर्क है, कोई नया प्रोजेक्ट है, बिल्कुल नया, यू आर नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस ऑफ दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट, है ना, तब आप कभी भी एक टाइम नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब आप यहां पर पर्ट की बात कर रहे थे, सीपीएम है ना, तो यहां आप सीपीएम की बात कर रहे थे, तो यहां पर आपको टाइम पता है हर एक्टिविटी का। इसका मतलब ये पक्का है बच्चे, इसका मतलब ये पक्का पक्का है कि ये क्या है बेटा? यूज्ड फॉर ओल्ड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, ओल्ड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। क्यों बेटा? अगर आपने पहले से आपके पास एक्सपीरियंस है, उस टाइप की चीजें आप कर चुके हैं, ठीक है, अरे तभी तो टाइम पता होगा। नई एक्टिविटी का, नई चीज का टाइम कैसे पता? जैसे इसरो ने बोला चलो हम सन पे जाएंगे, वैसे देखो सन पे जाना पॉसिबल नहीं है, 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इतना कोई मटेरियल ही नहीं है जो सस्टेन कर पाए, पर क्या पता कभी कुछ ऐसा हो जाए, क्या पता। ठीक है, तो यहां देखते हैं हमने क्या देखा। हमने देखा कि देखो भाई, यहां पर आते हैं, ये कैसी अप्रोच है? टाइम पता नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है टाइम का पता होना, नोन अप्रोच। जब आपको टाइम का पता नहीं होता, जब चीजें आपको पता नहीं होती, तो आप उनका अंदाजा लगाते हैं, गैस करते हैं, और उसी का नाम हो जाता है प्रोबेबिलिस्टिक। क्या नाम है बच्चों? प्रोबेबिलिस्टिक टाइम अप्रोच, टाइम अप्रोच बेटा, समझे? ये है बच्चों, इसका मतलब ये ऐसी जगह यूज होगा। कहां पर यूज होगा भाई? ऐसी जगह यूज होगा देखो, हमें तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, हम तो अंदाजा लगा रहे हैं। तो अंदाजा कैसे लगाया गया दिखाता हूं। सबसे पहले तो ये देखो, यहां पर 3 टाइम एस्टिमेट्स लिए जाते हैं। यहां तो टाइम पता ही है, तो 3 की बात ही नहीं होगी। 3 टाइम एस्टिमेट्स आर यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए क्या होगा आपके पास? क्या होगा? 3 टाइम एस्टिमेट्स होंगे बेटा। ठीक है, कौन कौन से टाइम एस्टिमेट्स? बोला कि यार अच्छा वहां जाना है, क्या पता लेट्स से बिल्कुल खुला हुआ मौसम है, एक अंदाजा देखो, अंदाजा क्या पता बिल्कुल, जैसे मान के चलो आजकल केदारनाथ लोग बहुत जा रहे हैं, अभी बीच में क्या हुआ, बारिश पड़ गई तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि वहां पर रोकना पड़ा यात्रा को। तो क्या हुआ, मान के चलो एक आदमी बोलता है अरे यार बिल्कुल खुला हुआ मौसम हुआ, और लोग ऐसे ही तो जाते हैं, अरे आजकल तो खुला हुआ मौसम है, चलो चलते हैं, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। तो अगर बंदा ये मान के चाह रहा है कि मैं फटाफट से क्या करूंगा, सारी चीजें मेरे फेवर में चलेंगी, सारी चीजें बढ़िया चलेंगी, तो एक टाइम एस्टिमेट है टीओ। क्या बोलते हैं इसे? ऑप्टिमिस्टिक टाइम बेटा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम अप्रोच। ठीक है, ये मान के चल रहा है कि सब कुछ दुनिया में बढ़िया ही है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है ना, याद रखना ये भी आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इसके होने की प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 1/6। इसको वेटेज तो दिया गया है, क्या है? 1/6। ठीक है ना। एक होता है टीएम। टीएम क्या होता है? मोस्ट लाइकली टाइम। क्या होगा बच्चों? मोस्ट लाइकली। अभी बात करते हैं इसके बारे में, मगर तीसरे के बारे में पहले बात कर लेते हैं, मोस्ट लाइकली टाइम। इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/6, है ना। इस पे आते हैं जरा, और फिर क्या करते हैं? पेसिमिस्टिक। एक क्या लेके आते हैं बच्चों? पेसिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, अब ये पेसिमिस्टिक टाइम क्या है बच्चों? पेसिमिस्टिक टाइम वो जो है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, है ना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका मतलब हर एक्टिविटी का एवरेज टाइम क्या आएगा? अगर मैं बोलूं एवरेज टाइम या एस्टिमेटेड एवरेज टाइम भी लिख देता हूं, चलो, एवरेज टाइम फॉर ईच एक्टिविटी आ सकता है ये क्वेश्चन।
एक्टिविटी विच इज व्हाट टी इक्वल टू दिस टाइम इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी, दिस टाइम इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी, दिस टाइम प्लस कर दो बेटा। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी और क्या होगा करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो क्या आ जाएगा टीओ इंटू 1/6 प्लस टीएम इंटू 4/6 और प्लस टीपी इंटू 1/6। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा बच्चों, है ना। मगर ये लिया क्यों गया, पहले पैसिमिस्टिक की बात करते हैं। दुनिया में सब कुछ खराब चल रहा है, सब कुछ खराब है ना। पता चला कहीं यात्रा पे निकले, बारिश पड़ गई, बादल फट गया, बाढ़ आ गई, केदारनाथ में बाढ़ आ गई। वो क्या था, बिल्कुल पैसिमिस्टिक कंडीशन थी। आपको पता होगा 2013 की बात है शायद, है ना। क्या हुआ, केदारनाथ में बाढ़ आ गई, तो क्या हुआ बेटा, वो बिल्कुल पैसिमिस्टिक, ठीक है, सब कुछ खराब चल रहा है। कुछ लोग की यात्रा कंप्लीट ही नहीं हो पाई, बह गए, नदी में बह गए, ठीक है। ये क्या ऑप्टिमिस्टिक। देखो दुनिया में हमेशा बाढ़ नहीं आ सकती और हमेशा खुला मौसम नहीं हो सकता। कभी बारिश होगी, कभी खुला मौसम होगा, क्या होगा, है ना। मोस्ट लाइकली नाम इसलिए दिया है कि मोस्ट लाइकली ये होगा आपकी दुनिया में, ठीक है ना, या आपकी लाइफ में। तो अगर आप गौर से देखें सबसे ज्यादा वेटेज ये इसे दिया गया है। ये क्या है, बीच का कंडीशन है, ना सब कुछ हमेशा अच्छा चलेगा ना सब कुछ खराब चलेगा। तो ये अंदाजा लगाया गया, अंदाजा कि देखो भाई ऐसा हुआ तो इतना टाइम लग जाएगा, वैसा हुआ तो उतना टाइम लग जाएगा, और वैसा हुआ तो उतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो खुद ही नहीं पता कितना टाइम लग जाएगा, है ना। क्लियर है। तो अगर हम यहां पर देखें ये 3 टाइम एस्टिमेट्स हैं बेटा, और इसीलिए से क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन पे चले तो जरा देखते हैं क्या होगा। अच्छा यूज फॉर क्या होगा, यूज फॉर भी लिख ही देते हैं बेटा। यूज फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट, जो नए हैं बच्चों, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। आइए चलिए पीछे चलते हैं। क्या बोल रहा है, पर्ट हैज फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट। कितने टाइम एस्टिमेट होते हैं बेटा, कितने हैं, 3 तरह के टाइम एस्टिमेट है, एस्टिमेट है, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। तो टिक कर दें यहां पर, कितने बेटा हमारे पास 3 टाइम एस्टिमेट्स। समझ गए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेसिक्स भी बताता, एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल फोकस ऑन दोज, किस पर बात करता है। पहले तो बात कर लेते हैं एबीसी एनालिसिस है क्या, है ना। क्योंकि देखो इसलिए बेसिक्स आपसे थोड़े बहुत डिस्कस करने जरूरी हैं, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन, देखो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन तो रिपीट होने वाला है नहीं, ठीक है। क्या करेगा, इसमें से कुछ इधर उधर उठाएगा, है ना। जैसे पिछली बार क्या पूछा, पर्ट में कितने क्या होते हैं, पर्ट में कितने टाइम एस्टिमेट होते हैं, है ना। इस बार क्या पूछ सकता है, इस बार पूछ लेगा कि बताओ पर्ट कैसी अप्रोच है ना, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है या, है ना, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, या एवरेज अप्रोच है, कुछ ऐसे ऐसे नाम दे देगा, आप पता चल जाएगी आपको क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। आइए यहां पर आते हैं, एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल फोकसेस ऑन, क्या होता है एबीसी। चलिए आइए एबीसी की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं एबीसी एनालिसिस की, एनालिसिस, ओके। एबीसी एनालिसिस बच्चों एक इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड है, जो कहां पर लगता है, इट इज जनरली यूज्ड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इट इज यूज्ड टू मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज यूज्ड टू मेंटेन द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। देखो रॉ मटेरियल क्या होता है, प्रोडक्शन में, है ना। जब हम कहीं पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल, आप बोलेंगे सर रॉ मटेरियल के अलावा भी कुछ मटेरियल होते हैं क्या, हाँ होते हैं ना। एक जगह जहां पर कार बन रही है वहां पर रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और जहां पर कार रिपेयर हो रही है, मान के चलो सर्विस सेंटर है वहां रिपेयर हो रही है, वहां बंद थोड़ी रही है, तो वहां पर जो मटेरियल रखा है ना, जो गाड़ी में लगता है, रिपेयर होते वक्त लगता है, उसे रॉ मटेरियल नहीं बोलते बेटा, उसे स्पेयर पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेयर पार्ट। और स्पेयर पार्ट के लिए कौन सा मेथड लगता है, वीईडी एनालिसिस लगता है। क्या लगता है, वीईडी एनालिसिस लगता है। याद रखना, क्योंकि एबीसी से क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है वीडीसी, और यही दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर, लिख देंगे हम लोग। अभी बात करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू मेंटेन द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब हुआ क्या, एक काम और बताता हूं, ये भी पूछा सकता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 80-20 रूल। अब ये 80-20 रूल क्या होता है भाई, इसी 80-20 रूल का दूसरा नाम क्या है बच्चों, पैरेटो एनालिसिस, या पैरेटो चार्ट बोल सकते हैं। पैरेटो याद कर लीजिए आप, क्या कर याद कर लीजिए, पैरेटो। अब था क्या ये पैरेटो, जरा इसके बारे में बात करें। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो लाइन लिख रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना।
तो ये क्या होता है पैरेटो चार्ट, जरा इस पे बात करते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ, मुझे इन्वेंट्री को दो पार्ट में तोड़ना था, एक महंगी इन्वेंट्री और एक सस्ती इन्वेंट्री, महंगी और सस्ती, समझ में बात आई। और जब मैं इसको क्लोज करूंगा ना, अभी लास्ट लाइन जो बोलूंगा वो देखना क्या धमाकेदार होगी, क्योंकि बहुत से बच्चों को वो लास्ट लाइन पता नहीं है और इस वजह से वो हमेशा गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा जब भी मैंने देखा बच्चे कभी कई बार गलत आंसर लगा के आए, क्यों? क्योंकि उन्हें लास्ट लाइन नहीं सुनी। तो वो लास्ट लाइन पे ध्यान देना क्या है, पहले यहां पर बात करें। मान के चलो हम कार बना रहे हैं, कार बना रहे हैं तो हमारे पास एक इंजन की इन्वेंट्री होनी चाहिए, भाई कार बन रही है तो इंजन भी होने चाहिए और साथ के साथ नट एंड बोल्ट्स भी होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, नट एंड बोल्ट्स और क्या है, इंजन हमारे पास दोनों है बेटा। क्या हुआ, अगर देखा जाए तो इंजन की इन्वेंट्री सोच के देखो, किसी ने क्या बोला, इंजन की बहुत सारी इन्वेंट्री रख लो। अरे यार, इंजन की अगर बहुत सारी इन्वेंट्री रख लोगे, 30 डेज की इन्वेंट्री रख ली आपने इंजन की, 30 डेज की। ठीक है, आपको पता है 30 डेज की इन्वेंट्री खरीदने के लिए आपने अपने बैंक से पैसा निकाला होगा, जो पैसा मान के चलो पैसा बैंक में पड़ा हुआ था, आपने 30 डेज की इन्वेंट्री खरीद ली। एक इंजन आता है 1.5 लाख रुपए का, लगा लो जरा, अगर एक दिन में मान के चलो 100 कार्स भी बन रही हैं तो आपने एक महीने की इन्वेंट्री रख लिया। मैं तो कहता हूं, मैं एक दिन की इन्वेंट्री बताऊं तो एक दिन की इन्वेंट्री भी नहीं रखते हैं, आपको रियल बता रहा हूं, एक दिन की इन्वेंट्री भी नहीं रखते हैं। मारुति इज हैविंग द मैक्सिमम इन्वेंट्री, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेंट्री ऑफ 2 आवर्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेंट्री ऑफ 2 आवर्स, समझ में बात आई। इससे ज्यादा की इन्वेंट्री नहीं रखता वो। ठीक है, क्लियर। तो सर कैसे बीच में रुक नहीं सकता, अरे यार उसने अपने जो सप्लायर्स हैं उन्हें डेवलप इस तरीके से किया है कि सारे जो सप्लायर्स हैं ज्यादातर उसकी 5 किलोमीटर की रेडियस में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये सब इंटरव्यू में काम आ सकता है ना, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी जल्दी सप्लाई मिलती रहती है। 5 किलोमीटर के अंदर ज्यादातर उसका रूल है कि मेरी 5 किलोमीटर के, अब तो खैर आसपास की जगह बहुत भर गई गुड़गांव में, पर उसका ये रूल था कि 5 किलोमीटर के अंदर अपनी कंपनी खोलो तो मैं आपको अपना सप्लायर बनाऊंगा। समझ में बात आई? तो समझो ध्यान से, मेरे पास इंजन आया, इंजन की इन्वेंट्री हम ज्यादा नहीं रख सकते बेटा, क्योंकि इंजन इतना कॉस्टली आइटम है कि अगर हम मान के चलिए उसको उतना पैसा हम बैंक से निकाल के अगर 3 दिन की इन्वेंट्री भी रखेंगे, करोड़ों का मटेरियल है। क्यों भाई, इंटरेस्ट ही कमा लो ना, इससे बढ़िया बैंक में पड़ा रहने दो, थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे 4-4 घंटे की इन्वेंट्री करके खरीद लो ना, क्या दिक्कत आ रही है, समझे। पता चला तुम बोलते सर मैं तो 10 दिन की इन्वेंट्री रखूंगा, 10 दिन की इन्वेंट्री एक साथ रख लूंगा। अरे भाई इट्स द मैटर ऑफ करोड़ों रुपए का मटेरियल है वो, समझे, खराब हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, क्या होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट लगेगी। इससे बढ़िया थोड़ा थोड़ा खरीदो, बहुत महंगा पड़ेगा। मगर जो सस्ता मटेरियल है, नट एंड बोल्ट, नट एंड बोल्ट कितने, हालांकि नट एंड बोल्ट भी कॉस्टली होता है, आपकी सोच से ज्यादा कॉस्टली होता है। ये बता दूं आपको, टोयोटा की कार का जो नट एंड बोल्ट आता है वो 600-700 रुपए का, 600 नहीं 800 रुपए से ऊपर का आता है। जो टायर में लगता है ना, टायर कसने के लिए जो 4 बोल्ट लगते हैं, उनमें हर बोल्ट की कीमत 800 रुपए से ज्यादा है। ठीक है, तो आप समझिए चल क्या रहा है। मेरे पास 2 लोग आए, एक इंजन था और एक क्या था, नट एंड बोल्ट। मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिया, मैंने कहा देखो भाई 80-20 रूल क्या है, 80% पैसा खर्च हो रहा है केवल 20% इन्वेंट्री रखने पे, है ना। क्यों? इंजन की इन्वेंट्री काउंटिंग में क्या होगी, कम होगी। नट एंड बोल्ट हो सकता है सैकड़ों में पड़े हो। देखो मीटर क्यूब से मतलब नहीं है कि वॉल्यूम कितना घेर रहा है, वॉल्यूम से मतलब नहीं है, वॉल्यूम का मतलब है क्वांटिटी। तो नट एंड बोल्ट हो सकता है तुम्हारी कंपनी में 1000 पड़े हो, 1000, इंजन थोड़ी ना 1000 रख लोगे यार, समझे ये बात या नहीं। तो ध्यान से सुनो, इंजन आपने रखे हैं 5 या 10 या 15 और नट एंड बोल्ट रखे हुए आपकी कंपनी में 2000, क्वांटिटी कितनी है, 2000। देखा जाए तो ये 80% वॉल्यूम है, क्या है ये जो नट एंड बोल्ट से क्या है, 80% वॉल्यूम है बेटा। पर इस 80% वॉल्यूम को खरीदने के लिए तुम्हारा पैसा केवल 20% ही खर्च हुआ है, मान के चलो 20%। और ये जो इंजन हैं ये हार्डली 10-20% है, क्या है, 10-20% है पूरे वॉल्यूम का, पूरी क्वांटिटी का, उससे भी कम हो सकता है। ठीक है, क्लियर। मगर पैसा कितना खा गए पूरी इन्वेंट्री खरीदने के लिए, जो ये जो इंजन है ना 5 इंजन, ये 80% पैसा खा गए, 80%। इसका मतलब 80% पैसा 20% इन्वेंट्री खरीदने में खर्च होता है और 20% पैसा 80% वॉल्यूम क्वांटिटी खरीदने में खर्च होता है। ये था 80-20 रूल। तो मैंने आपको समझाया इंजन कॉस्ट किस में आता है, इंजन आता है 80% कॉस्ट 20% वॉल्यूम, और नेट एंड बोल्ट किस में आता है 80% वॉल्यूम 20% कॉस्ट। अब इसमें पता है हुआ क्या, ये जो हमारे पास 2 कैटेगरी थी, ये 2 कैटेगरी में इशू ये आया कि यार अगर ये 2 कैटेगरी, तो एक बार मेरे पास टायर आया, ऐसी कहानी सुना रहा हूं, टायर आया, टायर बोलता है कि सर मैं कहाँ जाऊं। मैंने कहा एक काम कर यार, तू कितने रुपए की चीज़ है, बोला सर मैं 5-6 रुपए की चीज़ हूँ। अच्छा, मैंने कहा एक काम कर, तू जाके ना इंजन के पास चला जा। वो इंजन के पास गया, इंजन ने वो कमरे का दरवाजा खोला, इंजन से पूछा, इंजन भैया मैं आ जाऊं क्या, इंजन भैया मैं आ जाऊं क्या। इंजन बोलता है मैं 1.5 लाख रुपए की चीज हूं, तू तुच्छ प्राणी, तू मेरे साथ रहेगा, भाग यहां से। भगा दिया, क्या किया, भगा दिया। बस कहानी को एंजॉय करो, उसका जो क्रक्स है वो अभी आने वाला है।
तो इंजन जो टायर था वो टायर 5000 की चीज था, मैंने बोला चल इंजन के पास चला जा। अब सोचो 1.5 लाख रुपए की चीज और 5,000 रुपए की चीज को आप एक कैटेगरी में रख लोगे? खुद ही सोचो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा? 1.5 लाख रुपए का जो इंपैक्ट है, एक यूनिट जो 1.5 लाख रुपए की आ रही है, एक यूनिट जो 5,000 रुपए की आ रही है, दोनों में अंतर है ना बेटा। तो टायर क्या है, 5 से 10,000 रुपए का आएगा, 20,000 रुपए का आएगा, इतने का ही आता है। ठीक है, तो क्या हुआ, टायर को हम इंजन की कैटेगरी में नहीं रख सकते और टायर को हम नट एंड बोल्ट की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। नट एंड बोल्ट 500 रुपए की चीज है, टायर 5 से 7,000 10,000 की चीज है, समझे या नहीं समझे? तो दिक्कत ये आ रही थी कि दो कैटेगरी होने पर हम टायर को कहां रखें। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मतलब एक कैटेगरी और चाहिए थी, तीन क्यों ना बना दें, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम और लो वैल्यू हाई वॉल्यूम। दो तो कैटेगरी 80-20 रूल में ही थी, पैरेटो साहब ही बना के गए थे उसको, ठीक है। मगर फिर हमें दिक्कत आने लगी कि कुछ आइटम्स ना इस कैटेगरी में फिट आ रहे हैं ना इस कैटेगरी में फिट आ रहे हैं, तो हमने एक कैटेगरी और बना दी। और इसीलिए बच्चों ये 3 कैटेगरीज हैं, एबीसी कैटेगरीज होती हैं। दिखाता हूं एबीसी क्या कैटेगरीज हैं, गौर से देखो। एबीसी क्या है बच्चों, कैटेगरीज हैं। इसको मान लेते हैं वॉल्यूम बच्चों, ये क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, पता चला मीटर क्यूब ले लो इसको। वॉल्यूम क्या है, क्वांटिटी कितनी है, काउंट नंबर्स, ओके। और ये क्या है बच्चों, ये है कॉस्ट, ये है कॉस्ट, है ना, ओके। तो लास्ट लाइन अभी भी याद रखना, लास्ट लाइन अभी मैंने बोली नहीं है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, गौर से देखो, ये ए कैटेगरी आइटम है, वॉल्यूम क्या है इसका बहुत छोटा सा है और कॉस्ट क्या है बहुत हाई है, ठीक है। ये ए कैटेगरी, इसका मतलब इंजन हो गया, एग्जांपल क्या हो गया, इंजन हो गया बच्चों। ये देखो, ये बी कैटेगरी है, मॉडरेट वॉल्यूम, थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ गया पर कॉस्ट थोड़ी कम हो गई, है ना। टायर, ये कौन है, टायर। और आओ चलो नट एंड बोल्ट देखते हैं बच्चों। ये रहा तुम्हारा नट एंड बोल्ट, ये रहा तुम्हारा नट एंड बोल्ट। क्या है बेटा, वेरी हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सिस पे देखो कितना ज्यादा चल रहा है और कॉस्ट एक्सिस पे क्या चल रहा है, बहुत कम चल रहा है बच्चों। समझ में बात है, बहुत कम चल रहा है, कॉस्ट बहुत कम है पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, नट एंड बोल्ट क्या हो गया, क्या हो गया, नट एंड बोल्ट। तो आपने देखा कि एबीसी एनालिसिस में क्या होता है, हमें 3 कैटेगरीज हैं, ए कैटेगरी आइटम, बी कैटेगरी आइटम्स और सी कैटेगरी आइटम्स। ये कैटेगरी आइटम्स बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो इंजन हो जाएगा बेटा, है ना, साफ दिख रहा है इंजन। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया टायर और ये हो गया आपका नट एंड बोल्ट। ठीक है साहब, मान लेते हैं, बिल्कुल। आइए पीछे चलें जरा, क्वेश्चन को देखें। एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल फोकसेस ऑन, हाँ भाई कैसे, किस पे, कॉस्ट पर, किस पर, कॉस्ट और वॉल्यूम। चेक करें कौन सा ऑप्शन है जो कॉस्ट और वॉल्यूम की बात कर रहा है। आइटम्स नॉट रेडली अवेलेबल, नहीं। रेडली अवेलेबल की अगर बात करें तो इसके लिए क्या लगाते हैं, वीडी एनालिसिस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वीडी एनालिसिस। इसीलिए बोल रहा हूं कि वीडी सब कुछ पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा है ना, सब कुछ पढ़ाता रहूंगा बेटा। आइटम्स विच कंज्यूम वेरी लेस, है ना, कंज्यूम वेरी लेस मनी, लेस मनी की तो बात ही नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, मोर डिमांड की भी बात नहीं है। आइटम्स विच कंज्यूम मोर मनी, यस आंसर क्या है, आइटम्स विच कंज्यूम मोर मनी। मगर आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। ए कैटेगरी E category items is not decided by cost per unit। एक इंजन की कॉस्ट पे नहीं होता बच्चों, नॉट डिसाइडेड बाय, इट इज डिसाइडेड बाय, यही लास्ट लाइन है, इट इज डिसाइडेड बाय एनुअल एक्सपेंडिचर। क्या होगा बच्चों, एनुअल एक्सपेंडिचर। अब जरा इसके बारे में ध्यान से सुनो। कोई कंपनी है बेटा, कोई कंपनी है, मान के चलिएगा, है ना, हो सकता है एग्जाम्पल किसी कंपनी में फिट ना भी बैठता हो पर एग्जाम्पल समझो ध्यान से। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो नट एंड बोल्ट ज्यादा खरीदती है, मगर टोटल मिला के एक साल में 1 करोड़ रुपए का खरीदती है, 1 करोड़ रुपए का, है ना। और जो इंजन है वो कितने खरीदती है, साल भर में जो इंजन खरीदती है वो केवल 2 ही खरीदती है, 3 लाख रुपए का इंजन। ठीक है, इंजन पर यूनिट आइटम बहुत महंगा है, पर पूरे साल में उस पर खर्चा कितना हुआ है, 3 लाख रुपए। और नट एंड बोल्ट कितने खरीदे गए, 2 करोड़ रुपए के। तो ध्यान से सुनो, नट एंड बोल्ट ए कैटेगरी में आएगा। क्या आएगा, नट एंड बोल्ट ए कैटेगरी में आ सकता है, या बी कैटेगरी में आएगा, या सी में तो नहीं आएगा, सी में नहीं आएगा। इसका मतलब कोई आइटम कितना महंगा है इसके बेसिस पर हम एबीसी नहीं करते, हम लोग एबीसी करते हैं एनुअल यूजेस पर। किस पर करते हैं, एनुअल यूजेस पर। कितना एक साल में पैसा यूज हुआ है किसी मटेरियल के ऊपर, कितना खर्च हुआ है,
उस पर डिसाइड होता है। तो ये जो मेरी कहानी थी ना नट एंड बोल्ट और इंजन वाली, ये झूठी कहानी है, ये झूठी कहानी है। आपको ये पूछना चाहिए सर ये बताओ पूरे साल में इंजन पे कितना पैसा खर्च हुआ और पूरे साल पर लेट्स से नट एंड बोल्ट पे कितना खर्च हुआ। अगर नट एंड बोल्ट पे पैसा ज्यादा खर्च हुआ है, पता चला 10 गुना पैसा खर्च हुआ इंजन का, तो नट एंड बोल्ट विल लाई इनटू द ए कैटेगरी, इंजन लाई नहीं करेगा बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। अब बात चली कि सर थोड़ा सा एबीसी आया तो क्या पता कभी वीडी आ जाए, तो थोड़ा सा वीडी एनालिसिस बता देता हूं बेटा, है ना। क्या बता देता हूं, ये देखेगा एक छोटा सा पार्ट और डिस्कस करते हैं। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर वीईडी एनालिसिस और पढ़ लेते हैं। वीडी एनालिसिस, हो सकता है इसमें से कोई एक दो क्वेश्चंस आपको फंस के मिल जाए, है ना, ठीक है। तो वीडी एनालिसिस की बात करें तो क्या बात आएगी यहां पर, इट इज यूज्ड टू मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ किसका, स्पेयर पार्ट्स। इस बार बनाना नहीं है बेटा, रिपेयर करना है, स्पेयर पार्ट्स ऐसे लिख देते हैं। अच्छा जी, एबीसी तो सीधे सीधे नाम थे, उनकी कोई फुल फॉर्म नहीं थी। अच्छा कभी कभी क्या करता है, एबीसी की एक फुल फॉर्म लोगों ने बना दी, लोगों ने, और वो बुक में भी छप गई। अब बुक में छप गई तो पढ़ा ही देता हूं यार, अब बुक में छप गई है तो मैं पढ़ा भी देता हूं एबीसी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, एबीसी कैटेगरीज के नाम होते हैं, पर क्योंकि बुक में छप गई है तो इसको क्या करते हैं, ऑलवेज, क्या बोलने लगे लोग, ऑलवेज बेटर कंट्रोल अप्रोच, है ना, ये बोल दिया, पर ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, वीडी एनालिसिस पे आते हैं बच्चों। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, क्या करना है, रिपेयर करना है ना, ओके। तो सबसे पहले व्हाट इज वी फॉर वाइटल, क्या है वी, वाइटल। ई फॉर इसेंशियल, और डी फॉर क्या है बच्चों, डिजायरेबल, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, आइडियली ये क्वेश्चन आया हुआ है, आइडियली कीप जीरो इन्वेंट्री, किसकी बेटा, जीरो इन्वेंट्री। जो बहुत कॉस्टली आइटम है उसकी इन्वेंट्री क्यों रखनी है भाई, जब जरूरत होगी तब मंगाएंगे। आइडियली कीप जीरो इन्वेंट्री ऑफ ए कैटेगरी आइटम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये सब क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, एक क्वेश्चन के जरिए मैं आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चंस तैयार कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां आते हैं, हमारे पास क्या है, वाइटल आइटम्स कौन से होते हैं, वाइटल आइटम्स, है ना, वाइटल आइटम्स विदाउट विच सिस्टम कांट वर्क, सिस्टम वर्क ही नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चों, है ना, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे देखो, एक बहुत छोटी सी चीज है, एबीसी में तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। एबीसी एनालिसिस में जाते ना तो क्लच वायर, अरे क्लच वायर तो बड़ी सस्ती सी चीज है, तो एबीसी कैटेगरी में कहां डालते, सी कैटेगरी में डाल देते, सस्ता सा आइटम है, चलो मान लो, या पूरे साल का जो खर्चा है, पूरे एनुअल यूजेस क्या है, बहुत कम है। पर वो छोड़ो ना, एनुअल यूजेस छोड़ो, अरे सोचो ना यार, जो काम सुई कर सकती है वो तलवार कैसे कर सकती है। तो अगर तुम एबीसी एनालिसिस में सुई की बात करो तो कहां डाल दोगे, कहोगे सर ये सी कैटेगरी आइटम है ना, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, कह रहे अरे तेरी कोई औकात ही नहीं है, हटाना, तो सी कैटेगरी है, तुझ पे ज्यादा फोकस ही नहीं रखना, मैं इकट्ठा भी ले आएंगे तो अभी हमारा कोई लॉस नहीं होने वाला। मगर उसी सुई की कीमत कब बढ़ जाती है, जब हम वीडी एनालिसिस में आ जाते हैं। वीईडी एनालिसिस बोलता है कि देखो भाई, आइटम को उस पर खर्चा कितना हो रहा है उससे मत नापो, ये देखो कि उसके बिना सिस्टम चल सकता है या नहीं चल सकता है, ठीक है, और तब उसकी इन्वेंट्री कम या ज्यादा रखो। तो ध्यान से देखो क्या हुआ यहां पर, क्लच वायर के बिना बाइक कैसे चलेगी, नहीं चलेगी यार, ठीक है। क्लच प्लेट हो गया, गाड़ी चलेगी, कार नहीं चलेगी, समझे। तो क्लच वायर ईटीसी, है ना। तो ध्यान से देखना, एक पॉइंट और बताता हूं, क्या रखोगे बेटा खुद ही बताओ क्या रखोगे, कीप क्या रखोगे बेटा, कीप हाई इन्वेंट्री, इसकी क्या रखोगे भाई, जिस चीज के बिना सिस्टम चल नहीं सकता उसकी इन्वेंट्री क्या रखोगे, हाई रखोगे, चाहे वो सस्ती है चाहे वो क्या है, महंगी है। महंगी भी होगी तो अभी इसकी इन्वेंट्री हाई रखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये लॉ तो यही बोलता है कि भाई सिस्टम चल ही नहीं सकता इसके बिना, तो सिस्टम फेल थोड़ी ना करा दोगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये वीडी इसेंशियल आइटम्स विदाउट विच सिस्टम कैन वर्क बट नॉट इफिशिएंटली या इफेक्टिवली लिख देते हैं। चलो क्या लिखेंगे? नॉट इफेक्टिव, है ना। इसका एग्जांपल देखते हैं। ऐसा कौन है भाई जिसके बिना सिस्टम काम तो कर सकता है? जैसे हेडलाइट इन नाइट। मान के चलो आपको लॉन्ग रूट पे जाना है ना, और पता नहीं कब कब निकलना पड़ जाए यार, है ना। मान के चलो कोई इमरजेंसी आ जाए, तो सोच के देखो तुम्हारी कार की हेडलाइट खराब पड़ी है, उसके बिना तुम कार चला तो लोगे, ऐसा नहीं कि हेडलाइट नहीं चल रही तो कार नहीं चलेगी, पर इट्स वेरी वेरी डेंजरस, इट्स रियली वेरी डेंजरस एंड फॉर यू ऑल्सो फॉर अदर्स ऑल्सो, है ना। कि नाइट में चलती है, हेडलाइट काम नहीं कर रही है, अरे भाई सही कराओ यार, उसे सही कराओ, समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो हेडलाइट्स इन नाइट एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आपने क्या देखा, इसकी इन्वेंट्री क्या रखोगे? कीप मॉडरेट इन्वेंट्री, हाई मत रखो, क्या रख लो? मॉडरेट इन्वेंट्री। ठीक है ना भाई, क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं इस पर, लास्ट वाले, डिजायरेबल। ये केवल आराम देता है, कंफर्ट, मजे के लिए रख रखा है इसको, ये कोई जरूरी नहीं है सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, डिजायरेबल क्या है? आइटम्स विदाउट विच, नहीं, नॉट विदाउट का मतलब ही नहीं है। आइटम्स प्रोवाइड, क्या करेगा? प्रोवाइड कंफर्ट प्रोवाइड करता है ना। जैसे चलिए आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। एग्जांपल, कार में एसी इन कार, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम, क्या है बेटा? म्यूजिक सिस्टम। कुछ लोग तो बेवकूफ ऐसे भी हैं जो इंडिकेटर भी इसी में रखते हैं, कहते हैं वो तो सर क्या है उसमें, क्या है वो? अरे भाई इंडिकेटर इसेंशियल में आता है। यू कैन नॉट ड्राइव योर कार विदाउट गिविंग, यू कैन नॉट टेक द टर्न विदाउट गिविंग द इंडिकेटर, प्लीज रिमेंबर दैट, ओके। हाँ, क्योंकि हमारी लापरवाही की वजह से क्या होते हैं? बहुत एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, तो कीप लो इन्वेंट्री, ये क्या था बेटा? ये आपका क्या है? ये आपका वीईडी एनालिसिस है ना। तो एबीसी से क्वेश्चन पूछ सका है, तो मुझे लगता है वीईडी से पूछ सकता है, तो इसलिए आपको एबीसी करा दिया। आइए यहां देखते हैं। ये तो हमने बता ही दिया था कि भाई जो आइटम्स ज्यादा मनी कंज्यूम करते हैं, एबीसी एनालिसिस उनके बेसिस पे बना है ना। क्लियर है? मनी कितना ज्यादा खर्च होगा उसके हिसाब से कैटेगरी डिसाइड करता है। ओके, तो आपने एबीसी का एनालिसिस पूरा पढ़ा बच्चों, और आपने वीईडी भी पूरा पढ़ा। क्लियर? समझ में बात आती है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिएगा, द फॉलोइंग डाटा पर्टेन टू अ वर्कर, बेस रेट दिया है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आया ये किस चैप्टर से, पहले मैं आपको वो बता दूं। ये आपका आया था वेज प्लान से। क्या था? वेज प्लान, मतलब वर्कर्स को जो सैलरी देते हैं, कैसे सैलरी डिसाइड होगी, तो ये वेज प्लान से क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले तो यहां पर क्या लिखा है? हैजली प्लान। तो मैं आपको पहले तो अंतर बताता हूं है क्या। शुरू में कंपनीज में बड़ा ही घटिया प्लान हुआ करता था। बोला कि देखो भाई, जितनी देर काम करोगे उतनी देर का पैसा देंगे। लोगों ने काम धीरे करना शुरू कर दिया। बोले अरे यार क्यों करना है, जब हमें 8 घंटे काम करने के लिए 8 घंटे का पैसा मिल रहा है। मान के चलो 1 घंटे का 10 रुपए, कोई काम 5 घंटे का भी था तो लोग उसे 10 घंटे में करते थे। कहते यार पैसा बन रहा है, क्यों जल्दी करना है। ठीक है, धीरे ये बहुत इवोल्यूशन आया है, इवोल्यूशन हुआ है बहुत बहुत बड़ा इंडस्ट्री में। ठीक है, फिर मैनेजमेंट ने सोचा यार ये लोग काम बहुत डिले करते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट को दिक्कत ये नहीं है कि चलो वो ये वर्कर ओवर टाइम से कितना ही पैसा ले जाएगा यार, मगर उस डिले की वजह से जो कस्टमर लूज हो रहे हैं, जो और इंपैक्ट्स आ रहे हैं, उनका लॉस बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा। तो मैनेजमेंट ने सोचा यार ये तो गलत है, ये तरीका तो बिल्कुल गलत है कि अगर हम मान के चलिए, हम ये सोच के चलें कि भाई जितना देर काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। इससे बढ़िया एक अप्रोच और ना लेके आए। एक अप्रोच ऐसा लेके आते हैं, देखो भाई हमारी तरफ से काम 3 घंटे का है, 3 घंटे का, मगर बाई चांस तुमने इसे 2 घंटे में कर दिया, 2 घंटे में, तो हम तुम्हें बोनस और देंगे। हम तुम्हें क्या देंगे? बोनस और देंगे। क्यों? तुमने टाइम भी तो बचा लिया, कंपनी का टाइम बचा लिया, तो कंपनी का पैसा बचा लिया। तो ये जो अप्रोच आई
कि यार बोनस देना है, बोनस। तो ये बोनस वाला जो जो चीज थी वो यहां पर आई वेज प्लान के अंदर, और उसमें से काफी अच्छा, काफी मॉडरेट, काफी काफी इन्फ्लुएंसिव जो था, जो लोगों को बहुत पसंद आया, वर्कर्स को बहुत पसंद आया, उसी प्लान का नाम था हेल्सली प्लान। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ प्लान सिखाऊंगा, 2 प्लान सिखाऊंगा, ठीक है। तो जो बिना बोनस वाले प्लान थे वो तो बकवास है, उन पे तो क्या ही क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, वो यूज ही नहीं होते आज की डेट में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बोला आओ चलो देखते हैं भाई कौन कौन से 2 प्लान हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, पहले तो यही पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, हेज़ली प्लान। स्पेलिंग चेक कर लें एक बार, हाँ हेल्से है ना, हेज़ले मैं बोल रहा हूं उसे क्या बोलते हैं, हेल्से, नाम ही ऐसे, कहां से याद होंगे ना, क्या है बेटा, हेल्से प्लान। कुछ कहीं कहीं पर हेल्से प्रीमियम प्लान भी लिख दिया जाता है ना आजकल, हेल्से प्रीमियम प्लान की बात चल रही है। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, और ढंग से नाम लिख लें इसका बेटा, हेल्से वेज प्लान कर लेते हैं, वेज प्लान अब ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना, हेल्से वेज। ये बोलता क्या है, ये बोलता है कि बेटा ये मोटिवेट करता है, मतलब बहुत अच्छा प्लान है ये, ठीक है, मतलब दिस इज वेरी 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 मच प्रिफर्ड ओवर अदर प्लान्स, ठीक है। तो ये बोलता है कि देखो भाई जल्दी काम कर लोगे तो तुम्हें बिना काम करे का भी पैसा मिलेगा। तुमने 2-3 घंटे का काम हमने दिया था, तुमने 2 घंटे में कर दिया, तो वो 2 घंटे जो तुमने काम किया उसका पैसा तो मिलेगा ही, और जो तुमने समय बचाया उसका भी पैसा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हो, तुम प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो। तो ध्यान रखो, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, या मैं बोल सकता हूं प्रोडक्शन रेट बोल सकता हूं, और क्या है, मोटिवेट वर्कर्स, मोटिवेट लेबर या वर्कर्स, क्योंकि उन्हें बिना काम का भी पैसा मिलेगा। क्या बोलता है ये, ध्यान से देखो, पहले ये बोलता है बोनस, क्या बोलता है बेटा, बोनस। ये बोनस कितना देगा, तो अगर मैं तुम्हें एक फिक्स रेट से बताऊं तो ये बोलता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। तो क्या क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, बोनस का फॉर्मूला बताता हूं, बोनस का फॉर्मूला क्या है, 0.5 इंटू सेव्ड टाइम, जो आपने टाइम सेव किया, सेव्ड टाइम इंटू रेट पर आवर, रेट या रेट पर यूनिट टाइम, रेट ही लिख दें, रेट पर आर लिख देते हैं, चलो अगर आर में हो, तुम लोग ध्यान रखना आर में डाटा होगा, वैसे तो आर में ही होगा, डे में होगा तो डे का ले लेना, क्या दिक्कत है, मैं आर लेके अभी क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। ये बोनस हो गया। तो अगर आपसे पूछा भाई टोटल अर्निंग क्या होगी, टोटल अर्निंग होगी नॉर्मल आपकी अर्निंग। टोटल अर्निंग क्या है बेटा, सबसे पहले तो आपने टाइम टेकन, क्या है आपका, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, मतलब पर घंटे आपको कितना रुपया देने की बात हुई थी, और आपने कितनी देर में काम किया, कितनी देर में काम किया, प्लस बच्चों बोनस, प्लस कितना, बोनस, प्लस बोनस। ये था हमारा कौन सा, हेल्जे प्लान था। तो हमने क्या किया, आओ चलो पीछे क्वेश्चन पे चले बच्चों, पीछे क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, करें कैलकुलेट बच्चों, कैलकुलेट करते हैं, यहां पर निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं क्या, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग, ध्यान से देखते रहो, टोटल अर्निंग। सबसे पहले तो ये जो बंदा है इसका बेस रेट क्या है बच्चों, बेस रेट है 20 पर आवर, ठीक है, 20 पर आवर हो गया। और क्या है बेटा, टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग द जॉब, 2 घंटे, तो इसने 2 घंटे में काम कंप्लीट कर लिया है, तो इसको कितना अर्निंग हो गई, 2 घंटे प्लस कितना बेटा 20, 40 रुपए तो इसे यही मिल गए। तो इसका मतलब आंसर 40 से तो ऊपर ही है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, छोड़ दो, बाकी बचा चेक करते हैं क्या हो सकता है। तो टोटल अर्निंग ये हो गई। अब इसमें क्या जोड़ना है, इसमें आपको क्या जोड़ना है बेटा, आपको जोड़ना है कि बोनस कितना मिला। तो देखो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है टाइम गिवन बाय मैनेजमेंट। ये क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम, टाइम गिवन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको जितना टाइम देता है कि भैया देखो ये जो काम है आप इतनी देर में करके लेके आ जाओ, ये बोलता है। तो आपने बोला अच्छा कितने घंटे का काम था, 3 घंटे का, और इस बंदे ने कम कर कितनी देर में दिया, ये जो वर्कर है वर्कर, इसने कर कितने में दिया, इसने तो टाइम टेकन क्या है 2 आवर्स है,
1 घंटा बचा लिया। इसका मतलब टाइम सेव्ड कितना है, पहले तो 50% लगा दे, 0.5 इंटू टाइम सेव्ड कितना है 3 - 2, और वेज रेट कितना है बच्चों 20 पर आवर। बेस रेट क्या है 20 पर आवर। ठीक है, चेक करके बताइए कितना आ रहा है। ये 1 हो गया, ठीक है ना, कितना आ गया बेटा 1, और कितना आ गया 1 है, ये आपका 20 हो जाएगा, 20.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 20.5 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 10 रुपये, 10 ही रुपये तो हुआ, ठीक है। और ये हो गया, तो ये आपका आ गया 50 रुपये, कितना आ गया बेटा 50 रुपीज। आप कहें सर कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, ये तो हाँ सही बात है, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा मुझे भी नहीं पता कि क्या, हाँ ठीक है, बस इतना पता है 36 आंसर नहीं हो सकता, 40 आंसर नहीं हो सकता। फंस गए कहाँ, फंस गए कि सर 46 आंसर लें या 56 आंसर लें, 46 आंसर लें या 56 आंसर लें। ये डाटा करेक्ट है, ये 40 रुपीज हो गए आपके, और वो क्या है, वो आपका हो गया आपका लेट्स से 50 रुपीज हो गया। ये आपका बोनस है बच्चों, ये 10 रुपए जो आ रहा है, आपने 1 घंटा सेव किया है, 20 रुपए कंपनी के बचाए हैं, तो कंपनी बोलती है चलो यार कोई बात नहीं, 10 रुपए तुम्हारे 10 मेरा सेविंग, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो 50 रुपए आंसर आ गया। अब बात चली कि सर ये वैल्यू लूं या ये वैल्यू लूं, ठीक है। एक चीज याद रखना, बोनस जितना भी कैलकुलेट करके आएगा, बोनस जितना भी कैलकुलेट करके आएगा, हमेशा हमेशा उससे कम दिया जाएगा, मतलब उतना दिया जाएगा या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो अब मेरे को भी इसमें कंफ्यूजन, मेरे को क्या कंफ्यूजन है यार, कौन सा आंसर लगाऊं, 50 आंसर आ गया, ये 46 आ रहा है, ये 56 आ रहा है। तो अगर इस कंडीशन पे मैं जाके आंसर लगाता हूं, अगर इस कंडीशन पे जाके मैं आंसर लगाता हूं, तो मैं यहां पर जाऊंगा, बिकॉज कंपनी, ध्यान से सुनो, अगर कंपनी पूरे 57 रुपीज दे देगी, सारा थोड़ी ना दे देगी यार, जितना भी आपको, देखो कोई वर्कर कंपनी का जितना भी फायदा करा सकता है, क्या तुम्हें लगता है कि कंपनी 50% से ज्यादा उस वर्कर को दे देगी, ले जा तूने हमारा फायदा कराया ले जा, ऐसे थोड़ा होता है। कंपनी कभी भी 50% से ज्यादा शेयर नहीं करेगी, है ना। तो एज पर लॉजिक, एज पर लॉजिक, अगर कंपनी 50 रुपीज देने को तैयार है और उसका बेसिक क्या बना है 40 रुपए ही बना है, 40 रुपए ही बना है, बोनस मिल रहा है उसे, तो उसको 6.67 रुपीज बेसिक दीजिए, मतलब बोनस दीजिए, बोनस उसको आप 16 रुपए बोनस नहीं दे सकते। डेटा से क्लियर है कि आप 16 रुपए बोनस उसे नहीं दे सकते, याद रखिए, ठीक है। तो इस पर आंसर क्या लगा के आना बेटा, लोअर वैल्यू, जो भी आंसर आएगा उससे जस्ट जो लोअर वैल्यू होगी, जस्ट छोटी वाली लोअर वैल्यू, आप हमेशा आंसर वो लगा के आएंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा ये तो हो गई ये हेल्थ से प्लान। अब हेल्थ से प्लान हो गया, तो हमारे पास क्या है, मैं एक क्वेश्चन और लिख के देता हूं आपको, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिख के दे रहा हूं बच्चों, गौर से देखना, ठीक है। एक और प्लान भी है हमारे पास, एक और प्लान भी है, और वो प्लान क्या कहलाता है, वो कहलाता है रोवन प्लान। क्या कहलाता है, रोवन वेज प्लान। इसमें भी बोनस की बात हुई है, क्या है बेटा, इसमें भी बोनस की बात हुई है, ठीक है। मगर यहां पर इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू, पहले मैं आपको पहले अंतर बताता हूं यहां पर, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इसका जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक इज हाईली इफिशिएंट, हाईली इफिशिएंट एंड लो एफिशिएंट। लो मतलब इफिशिएंट तो है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इफिशिएंट, इनइफिशिएंट नहीं लिखा है बच्चों, पहले ध्यान से सुनो, मैंने इनइफिशिएंट नहीं लिखा है, मैंने लिखा है हाई इफिशिएंट और लो इफिशिएंट, है ना। वर्कर्स, बोथ वर्कर्स गेट इक्वल बोनस। वेजेस अलग अलग हो सकते हैं, पर ये क्या है, इक्वल बोनस। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड टाइम क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड टाइम मान के चलिए 20 आवर्स है, और वर्कर 1, ये क्या है बेटा, ये है वर्कर 1 बच्चों, टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। और वर्कर 2 टेक्स 16 आवर्स टू कंप्लीट वर्क। देखा जाए तो दोनों ही हाईली इफिशिएंट है, हाईली मतलब
मतलब 20 मैनेजमेंट की या नजरों में तो दोनों ही क्या एफिशिएंट है, पर मैनेजमेंट किसे ज्यादा हाईली एफिशिएंट मानेगा इसको? ये क्या है बेटा, इसकी इफिशियंसी क्या है? हाई इफिशियंसी। हाई इफिशियंसी। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लो, ये क्या है, ये इनएफिशिएंट है, ये क्या है, लो एफिशिएंसी। दोनों मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन से कम में काम करके दे रहे हैं, पर एक 12 घंटे में ही करके दे रहा है, एक 16 घंटे में करके दे रहा है। अगर आप इनका बोनस कैलकुलेट करें, क्या होगा बेटा, बोनस क्या आएगा, बोथ विल गेट, ध्यान से सुनो, बोथ वर्कर्स विल गेट सेम बोनस। क्या अभी फॉर्मूला बताऊंगा तो आपको कैलकुलेट कर लेना, फॉर्मूला बताऊंगा कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। दैट्स वाई, देयरफॉर, ऐसे लिखते हैं, दैट्स वाई हेल्जे प्लान इज बेटर। ये क्या मतलब हुआ, ये क्या मोटिवेशन देगा? काम करने वाले का भी प्रमोशन हो रहा है, मतलब काम ना करने वाले का प्रमोशन नहीं हो रहा है, काम ज्यादा करने वाले का भी प्रमोशन हो रहा है, काम नॉर्मल करने वाले का भी प्रमोशन हो रहा है। तो फिर काम ज्यादा मतलब ज्यादा क्यों करेगा कोई, उसे मोटिवेशन कहां से मिलेगा, बोनस तो सेम ही आ रहा है। इसी वजह से हेल्जे प्लान इज बेटर देन रोवन बच्चों, ठीक है। देखो पढ़ाने को तो मैं तुम्हें हेल्जे पढ़ा के खत्म कर देता, रोवन क्यों पढ़ा रहा हूं उस पर क्वेश्चन आ चुका है, यही तो बचा दूसरा, कंपैरिजन तो इन दोनों के बीच में ही होता है ना, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूं, जरा गौर से देखिएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, लेट्स से, है ना, सबसे पहले तो आपको यहां पर बोनस बाय रोवन प्लान, पहले तो मैं आपको ये लिख के दे देता हूं, है ना, कि ये कितना है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर आता हूं, टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन, है ना, आपने कितना टाइम लिया, 2 घंटे लिए और 1 घंटा बचाया, अभी 3 घंटे का काम था ना, है ना, स्टैंडर्ड टाइम, क्या बोल सकते हैं यहां पर, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम को बोल सकते हैं टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम का एक और भी नाम है, क्या बोल सकते हैं, टाइम अलाउड, मतलब कितना मैनेजमेंट में दिया था। तो टाइम सेव्ड इनटू टाइम, ये हो जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा बेटा, रेट, रेट पर आर, मैं सारी कैलकुलेशन आर में कर रहा हूं। ये बेसिक फॉर्मूला है किसका, बोनस का। अब क्या बात चली, अब बात चली कि सर तो टोटल अर्निंग क्या होगी, टोटल अर्निंग, और चलो टोटल अर्निंग देखते हैं, टोटल अर्निंग बाय रोवन, टोटल अर्निंग बाय रोवन प्लान, क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा टाइम टेकन, भाई जितनी देर आपने काम किया वो पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, टाइम टेकन इनटू रेट पर आर, अच्छा टाइम टेकन किस में लोगे, आर्स में लोगे, ध्यान से सुन लो, अगर मैं यहां पर रेट पर आर लिख रहा हूं तो टाइम टेकन आर्स में ले लेना, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर वाला बोनस और ऐड कर देना, वो तुम अलग से कैलकुलेट कर लेना, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो अगर आप इसको मान के चलिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, और आप ना 2 वर्कर, जैसे मैंने बोला ना, बेस रेट कुछ भी मान लेना अपनी तरफ से, बेस रेट कुछ भी मान लेना, 20 रुपीज 50 रुपीज, और इन दोनों वर्कर्स का 20 स्टैंडर्ड टाइम है और ये टाइम टेकन है, इसने कितना टाइम सेव किया, 8 आवर्स, इसने कितना सेव किया, 4 आवर्स, दोनों के लिए आप क्या करना, बोनस निकालना, सेम ही आ रहा होगा। इसीलिए रोवन प्लान प्रेफर नहीं किया जाता, किसे प्रेफर करते हैं हम, कंपनी में अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए, पॉजिटिव माहौल, कि लोग उसके लिए काम करें, बढ़िया मतलब मन से काम करें, उन्हें एक मोटिवेशन मिले कि अगर मैं जल्दी काम कर लूंगा तो मुझे ज्यादा बोनस मिलेगा, उसके लिए क्या करते हैं, हेल्थ सेफ प्लान को प्रेफर करते हैं बच्चों, ठीक है ना, डन। तो ये मैंने आपको दोनों प्लान समझाए, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब बात चली किसकी बेटा, बात चलती है एक्सेप्टेंस सैपलिंग इज वाइडली यूज्ड इन, वाइडली यूज हर जगह होती है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वाइडली। एक होता है मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन जहां पर बहुत क्वांटिटी बन रही है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी, ठीक है ना, जैसे क्या होता है कार मैन्युफैक्चरिंग, क्या होगा बेटा, मास प्रोडक्शन क्या होगा, लार्ज नंबर, लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, लार्ज
क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, कार मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। अच्छा दूसरा देखते हैं, ये जॉब है, जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी सिंगल पीस भी बन सकता है अलग अलग, बट हाई वेराइटी इज प्रोड्यूस्ड। हाई मतलब मान के चलो एक बंदा आया बोला मेरा सूट बना दो, एक अलग सूट बना दो, एक अलग, मतलब अलग अलग तरह की चीजें बनाना, आइडेंटिकल। यहां पर क्या है, आप बोलेंगे सर सूट ही तो बना रहा है, अरे कोई दर्जी है वो सूट ही तो बना, अरे सूट तो बना रहा है मगर अलग अलग नाप के बना रहा है, अलग अलग, इस बंदे का अलग अलग, इसका बंदा अलग। यहां पर क्या है, सारे जो आइटम्स बन रहे हैं वो आइडेंटिकल बन रहे हैं, है ना, क्लियर है। तो यहां पर लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, यहां पर स्मॉल क्वांटिटी बट हाई वैरायटी, और ये बीच का रास्ता है, ये क्या है बच्चों, बीच का रास्ता। इसमें क्या हो रहा है, लेट्स से एक बैच प्रोड्यूस हो रहा है, बैच ऑफ वन आइटम, देन बैच ऑफ अदर आइटम, बैच ऑफ अदर आइटम, फिर ये प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, बैच ऑफ वन आइटम देन बैच ऑफ अदर आइटम। समझ में बात आई, ठीक है। मतलब कुछ एक जैसे बना लिए, कुछ एक जैसे। अगर मैं आपको बोलूं जैसे मान के चलो क्या होता है सर बैच प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन एक तरीके से होता है जैसे पेंटालून है जिसमें कपड़े बन रहे हैं, आप देखेंगे एक ही तरीके के शर्ट्स क्या हैं, एक ही तरीके के शर्ट्स कई सारे पीसेस बन रहे हैं। आप किसी मॉल में जाइए देखिए शर्ट, स्मॉल साइज के कई सारे शर्ट्स होंगे, फिर लार्ज साइज के कई सारे शर्ट्स होंगे, तो वो क्या एक तरह से बैच है ना, तो वो क्या है बैच प्रोडक्शन में आएगा, ठीक है बच्चों। अब आप बोले तो सर ये स्मॉल क्वांटिटी क्या होगा, टरबाइन, टरबाइन का प्रोडक्शन, टरबाइन पता चला 500 मेगावाट का एक ही बन रहा है, 800 मेगावाट का एक ही बन रहा है, और जब ऑर्डर आता है तभी बनता है, पहले से बना के नहीं रखते। टरबाइन इतनी महंगी चीज है, ऐसे नहीं बना के रखते, चलो बना के रख लेते हैं जब ऑर्डर आएगा तो भेज देंगे। नो, इट्स नॉट रेडीमेड, दिस कैन बी रेडीमेड बट दिस कैन नॉट बी रेडीमेड, है ना, आपको ऑर्डर आने पे बनाना चाहिए, ये इसका ये भी लॉजिक है, ओके। तो बात चली कहां पर एक्सेप्टेंस सैंपलिंग होता क्या है, चेक करना, चेक क्या करना, चेक माल सही है या नहीं है ना। तो सोच के देखो अगर तुम्हारे पास मास प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या हर आइटम चेक कर पाओगे, नहीं, तो क्या करोगे, रैंडम चेक करोगे। 1000 पीसेज हैं उसमें से रैंडम कोई भी 100 उठा लिए, चेक कर लिया और देखा अगर अच्छा भाई ये 100 सही आ रहे हैं तो हमने प्रोबेबिलिटी के बेस पे बोल दिया कि बाकी भी क्या होंगे, सही होंगे, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। पता चला 100 में बहुत सारे डिफेक्टिव निकल गए तो हम बाकी 1000 रिजेक्ट ही कर देंगे, अरे लेके जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस सैंपलिंग वाइडली कहां पर यूज होती है, सबसे ज्यादा कहां पर यूज होती है, अरे जहां पर जब बहुत क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही होगी तो हर आइटम को तो चेक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो एक्सेप्टेंस सैंपल चेक करेंगे। तुम एक्सेप्टेंस सोचो तो बस तुम छोड़ दो, सैंपल पे ध्यान दो, तो वहां पर सैंपल चेक होगा, क्लियर है। तो सीधी सी बात है कहां पर चेक हो रहा है भाई, जरा देख लें जरा, क्या आंसर है बच्चों, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में सैंपलिंग सबसे ज्यादा यूज होती है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर इनएविटेबल इन द मेजरिंग सिस्टम, अच्छा मतलब जिन्हें हटाया नहीं जा सकता बल्कि उनपे मतलब मान के चलो एक ढीठ बच्चा है, समझो एक ढीठ बच्चा है, बिल्कुल ही बिगड़ चुका है, बिल्कुल बिगड़ चुका है, उसे बार बार बोलते हैं अरे तू सुधर जा, अरे तू सुधर जा। माँ बाप को भी फील आ गया कि ये अब नहीं सुधरने वाला, बिल्कुल नहीं सुधरने वाला, ठीक है ना, क्लियर। बट फिर डेली से तो डांटते रहते हैं, डेली डांटते रहते हैं, वो और चिड़चिड़ा होता जा रहा है, और चिड़चिड़ा, एरर है उसमें, मगर उस एरर को सही करने के चक्कर में उसे और खराब बना दे रहे हैं। हालांकि इसमें माँ बाप की गलती नहीं है, गलती उस बच्चे की है, माँ बाप की क्या गलती है, माँ बाप तो बेचारे दुखी हैं इसलिए बेचारे बोल रहे हैं, क्या करें, पढ़ नहीं रहा बच्चा, नहीं पढ़ रहा तो क्या करेंगे, है ना, बोलना ही पड़ेगा उन्हें। पर देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं सिस्टमैटिक एरर होता क्या है, पहले एरर की बात कर ले बच्चों, जब पता चल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यहां देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ एरर में पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर ये होता है एरर बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ट्रू या एक्चुअल वैल्यू, ढंग से लिख दे इसको, क्या है बच्चों ये, ट्रू वैल्यू, ये आपका सिस्टमैटिक एरर होता है, सिस्टमैटिक एरर, है ना। जैसे मान के चलिए थर्मोमीटर है, एग्जांपल देखें बच्चों, आओ चलो एग्जांपल देखते हैं आगे, एग्जांपल, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग,
हम लोग लिखेंगे यहां पर लेट्स से थर्मोमीटर है बच्चों, क्या है हमारे पास, थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर है या बीपी की मशीन है ना। जो आपके हेल्थ इक्विपमेंट्स आते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, उसमें सिस्टमेटिक एरर होता ही होता है। आप क्या करें, 3 मशीन उठाएं बीपी की और तीनों से अपना बीपी चेक करें, मैं गारंटी देता हूं तीनों से रीडिंग अलग अलग आएगी, मगर इतनी अलग ना आए कि पता चला आदमी टेंशन में आ जाए। ठीक है, उसमें 5 यूनिट ज्यादा आ गई, इसमें 5 यूनिट कम आ गई, डायबिटीज या बीपी ज्यादा आ गया कम आ गया, 5-5 10-10 यूनिट का कोई फर्क नहीं है। पता चला एक से आ रहा है 100 यूनिट, एक से आ रहा है 200 यूनिट बीपी, अरे आदमी तो वैसे ही टेंशन में मर जाएगा। क्लियर, तो ध्यान से सुनो, ये क्या है, थर्मोमीटर रीड्स 102.5 फ़ारेनहाइट, बट हो सकता है एक्चुअल टेम्परेचर क्या हो, पर एक्चुअल टेम्परेचर हमें पता नहीं, पर मान लेते हैं एक्चुअल टेम्परेचर क्या है, 103 फ़ारेनहाइट। सो देयरफॉर सिस्टमैटिक एरर क्या हो गया बच्चों, सिस्टमैटिक एरर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.5 फ़ारेनहाइट, है ना। अब जरा बात करते हैं कि क्या यह सिस्टमैटिक एरर कम किया जा सकता है। हाँ, ध्यान से सुनो, कैलिब्रेशन एरर ठीक है, इट इज द काइंड ऑफ सिस्टमैटिक एरर, ये सिस्टमैटिक एरर का ही सब पार्ट है, सिस्टमैटिक एरर, it is a kind of systematic error which occurs due to limitation in what बेटा, in calibration। अब देखो कैलिब्रेशन है क्या, देखा जाए तो कैलिब्रेशन क्या है, एग्जांपल दूं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है वो, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं और बात करते हैं लेट्स से वोल्ट मीटर, या किसकी बात करते हैं, एमीटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एमीटर। एमीटर क्या नाप रहा है, देखा जाए तो एमीटर करंट नाप रहा है, मगर तुम्हें कैसे बताता है एमीटर, वो तो डिफ्लेक्शन है, थीटा की फॉर्म में बताता है ना, थीटा, तो एक्चुअल में नाप करंट रहा है, मगर दिखा हमें तो सुई मुड़ती हुई दिखती है ना, देखा जाए तो सुई क्या मुड़ रही है, सुई का तो डिफ्लेक्शन थीटा हुआ, थीटा, वो तो तुमने पीछे पर्चा लगा रखा है, एक पर्चा लगा हुआ है बस, और कुछ नहीं है कि ये 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर। सुई अगर 1 एम्पियर 30 डिग्री घूम गई तो आपने बोला 1 एम्पियर करंट है, 60 डिग्री घूम गई तो आपने बोला 2 एम्पियर करंट है। तो देखा जाए तो कैलिब्रेशन किसे बोलते हैं, नापना करंट है, पर नाप उसे किससे रहे, डिफ्लेक्शन से, एंगुलर डिफ्लेक्शन से नाप रहे हैं। तो अगर हम बात करें, गौर से देखना, एमीटर की जो सेंसिटिविटी है, ये क्या रहती है बेटा, है ना, ये रहती है डी थीटा बाई डी आई, और ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, गैल्वेनोमीटर से बनता है ना एमीटर बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एन ए अपॉन के थीटा क्या है, टॉर्जनल स्टिफनेस, जिस पे बना होता है ना एमीटर की जो स्प्रिंग होती है जो घूमती है, वो क्या है, टॉर्जनल स्टिफनेस। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, जो स्प्रिंग है जो घूम रही है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के, और ये क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल। तो मैं इसको ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये याद करना है, मैं तो बस ये बता रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आई, दिस इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी, है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान के चलो जो करंट है, करंट 0.022 mm बढ़ा, मगर सुई ने उसके खिलाफ कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, क्या है, एरर है, नहीं दिखाया। अरे इतना छोटा चेंज हुआ है आई में इतना छोटा चेंज हुआ है कि जो थीटा है वो चेंज ही नहीं हुआ ही नहीं, क्योंकि स्टिफनेस इतनी ज्यादा है कि उसे और मुड़ने के लिए जितना दम चाहिए उतना दम लग ही नहीं रहा, उतना चेंज करंट में आया ही नहीं, समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एरर जो है ये कैलिब्रेशन की वजह से है। कैलिब्रेशन मतलब एक किसी पैरामीटर को दूसरे की फॉर्म में नापना, करंट एक एम्पियर यूनिट में होता है और उसे डिफ्लेक्शन की फॉर्म में नापा जा रहा है। तो देखा जाए ये भी क्या है, सिस्टमैटिक एरर ही है बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो पीछे आए जरा, ये बोलता है कि भैया देखो ऐसा कोई एरर बताओ, ऐसा कोई एरर जिसको कंप्लीटली हटाया भी नहीं जा सकता, मतलब उसे पूरी तरीके से हटा नहीं सकते सिस्टम से, और साथ ही साथ उससे दिमाग मारना, है ना, वेनफुल, अरे वेनफुल छोड़ो, ढंग से बोलो तो पेनफुल, वेनफुल मतलब वेस्ट जाना है, उससे कोई दिमाग नहीं मार सकते, ठीक है, क्या है, वेनफुल एक्सरसाइज टू अवॉइड देम, ठीक है। अगर देखा जाए तो कैलिब्रेशन कुछ हद तक तो सही कर सकते हैं ना यार,
और कैलिब्रेशन सही कर सकते हैं तो इसका मतलब सिस्टमैटिक एरर सही कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिस्टमैटिक है। देखो अगर आप अच्छी सी स्टिफनेस लेंगे तो ऑब्वियस है हो सकता है आप सेंसिटिविटी बढ़ा दें या कम कर दें, या जितनी चाहिए उतनी सेंसिटिविटी आपको मिल जाए। तो ये देखो एक ही ऑप्शन में मतलब एक ही क्वेश्चन में ये जो दो ऑप्शंस हैं ये एक ही मीनिंग क्रिएट करते हैं। सिस्टमैटिक एरर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से एक टाइप होता है कैलिब्रेशन। तो ये तो हो नहीं सकते आंसर। खुद ही बताओ ऐसा कौन सा एरर है जिसको आप दिमाग मारना नहीं चाहेंगे, जो रैंडम हो रहा है यार, सीधे सीधे आंसर वहीं छुपा हुआ था। आंसर बिल्कुल कहां छुपा था, रैंडम। एनवायरमेंटल एरर आप बोलेंगे एनवायरमेंटल एरर सर क्या उससे दिमाग नहीं मार सकते? क्यों नहीं मार सकते? मान के चलो बाहर क्या है, बाहर बहुत ज्यादा बहुत कम ह्यूमिडिटी है, पर मुझे क्या बनाना है, मुझे कॉटन बनाना है, मुझे कपड़ा बनाना है। कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए होती है। तो क्या दिक्कत है, मैं ह्यूमिडिफायर लगा दूंगा ना, मैं ह्यूमिडिफायर लगा दूंगा। तो एनवायरमेंटल एरर जो हो सकता था कपड़ा बनाने, देखो अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो धागा टूट जाता है तो वह कपड़ा बीच में खराब हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर मान के चलो ह्यूमिडिटी कम हो गई है और मुझे कपड़ा बनाना है तो मैं ह्यूमिडिफायर लगा के उस एरर को कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये भी कंट्रोल हो सकता है, ये भी कंट्रोल हो सकता है, ये भी कंट्रोल हो सकता है। कौन सा ऐसा है जो घटिया है, जो रैंडम हो रहा है, पता ही उसका कॉज ही पता नहीं चलेगा। जो एरर रैंडम हो रहा है उसका कॉज कैसे पता लगाओगे, कभी कुछ हो जा रहा है कभी कुछ, बहुत टफ है, बहुत टफ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका रैंडम एरर बेटा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है अपने पास। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। और आई होप कि आपको बेसिक्स पता चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने केवल क्या किया, हमने केवल एक क्वेश्चन कर लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हम लोग हर क्वेश्चन के बैकग्राउंड में जा रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे तो ये क्वेश्चन करा के मुझे आपको फायदा नहीं दिला पाऊंगा। आपको फायदा दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बैकग्राउंड डिस्कस करना है, एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस डिस्कशन। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन एडवांटेज ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, ठीक है ना। लाइन मतलब लाइन बाई लाइन बाई लाइन, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट, है ना, कनेक्शन है, लाइन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ओके। एक होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स हैं, ये जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं सिंपल सी तुम्हें लाइन बताऊं क्या है हाँ भाई, इसके बाद ये आइटम इधर जाएगा, है ना, प्रोडक्शन मान लेते हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। इसके बाद ये आपका क्या है, ड्रिलिंग डिपार्टमेंट, बोरिंग डिपार्टमेंट, हॉपिंग डिपार्टमेंट, लेट्स से पेंट डिपार्टमेंट, दिस इज कलरिंग पेंट हो गया, फिर ये ड्राइंग डिपार्टमेंट, वॉशिंग डिपार्टमेंट, इस तरीके से क्या ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब अगर इस तरीके से हो हॉट, तो ध्यान से सुनो, हर बंदे को अलग अलग, जैसे यहां पर कौन बैठा है, यहां पर राम है, यहां पर एंथनी है, यहां पर श्याम है, यहां पर लेट्स से पपीता है, यहां पर बबीता है ना, क्लियर है। तो यहां पर क्या है बच्चों, ये लोग हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग डिफाइन की जा सकती है, एक दूसरे पे ब्लेम नहीं डाल सकते। भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट को तुम संभालोगे ना यार, हाँ, तुम अपने डिपार्टमेंट का ब्लेम उसे कैसे दे सकते हो, फेलियर इज अकरिंग हियर, हाउ यू कैन ब्लेम पपीता और बबीता, है ना, क्लियर। तो आपने क्या बोला, हाँ सर बात तो सही है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहां पर डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ बहुत ही बढ़िया, क्या है भाई, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर पा रहे हो, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन का आंसर यहीं छुपा हुआ है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर पा रहे हो बिल्कुल क्लियरली, भाई ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ठीक है, आपने ऐसे बोला, तो सोचो कमांड और कंट्रोल बढ़िया नहीं होगा, कमांड और कंट्रोल बढ़िया हो नहीं होना था। अगर आप बहुत पर्टिकुलर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे पा रहे हैं लोगों को, है ना, कोई दूसरे एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये होगा तो ये होगा ही होगा। ठीक है, तो आंसर तो समझ में आ गया कि सर दो आंसर्स करेक्ट हो गए, दो करेक्ट हो गए, तो बिना देखे क्या लगा दो, ऑल ऑफ द अबव, क्या लगा दो, ऑल ऑफ द अबव। मगर चलो एक बार इसको देख भी लेते हैं, रिजिड डिसिप्लिन। हाँ, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की, सारा कुछ यहां से गवर्न हुआ है, क्लियरली आप लोगों को बता पा रहे हैं भाई ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, यहां से कंट्रोल भी अच्छा होगा, कमांड भी पर्टिकुलर दी जाएगी, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, डिसिप्लिन अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा, है ना। तो वैसे तो दो चीजों से आपको क्लियर पता चल जा रहा था कि ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है ना। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट, इन विच द स्ट्रक्चर इज व्हाट, स्ट्रक्चर इन द सीक्वेंस, ऐसे मान लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द मैथमेटिकल टेक्निक फॉर फाइंडिंग द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, ध्यान से सुनो, ये तो आपने कर रखा होगा।
देखो ऑपरेशन रिसर्च तो तुम्हें एक चीज और बता दूं, ऑपरेशन रिसर्च तो सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये तो एक सब्जेक्ट है बेटा, सब्जेक्ट, जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाता हूं। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूं, सीपीएम पर्ट पढ़ाता हूं, क्यूइंग थ्योरी पढ़ाता हूं। तो अगर देखा जाए तो यहां पर कोई एक टॉपिक, ये तो सब्जेक्ट का नाम हो गया, ये थोड़ी ना इसके अंदर ये तीनों आते हैं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, छोड़ दो। बात चली लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज कहां पर कर सकते हैं, तो ये देखिए आंसर तो यही है बच्चों, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट बनाने में रिसोर्स R1 2 kg लगता है, और दूसरा प्रोडक्ट बनाने में रिसोर्स R1 3 kg लगता है, 3 kg। तो भाई देखो हमारे पास इतना kg R1 अवेलेबल है, बताओ कितना प्रोडक्शन कर पाओगे। जैसे मान के चलो मैं जलेबी बनाता हूं, कचौड़ी बनाता हूं, एक जलेबी बनाने में लेट्स से एक जलेबी बनाने में 20 ग्राम मैदा लगती है, और क्या लगता है, एक कचौड़ी बनाने में 50 ग्राम मैदा लगती है, और मेरे पास टोटल मिला के मैदा कितनी है, 1 किलोग्राम। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा देखो भाई 20 ग्राम मैदा लगती है एक जलेबी बनाने में, मैंने एक्स जलेबी बनाई, और 50 ग्राम मैदा लगती है एक कचौड़ी बनाने में, और मैंने वाई कचौड़ी बनाई। तो टोटल मिला के जो मैं मैदा यूज कर रहा हूं, क्या ये मैदा, ये 1000 से नीचे होना चाहिए। यही तो होता है जैसे आप कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, फिर कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। तो देखा जाए ये लिमिटेड रिसोर्स है, मैदा आपके पास 1 किलोग्राम से ज्यादा है नहीं, तो आपने बोला ठीक है साहब, क्या करना है, एक्स प्रोडक्ट है जलेबी, एक्स यूनिट्स जलेबी की बना रहे हैं, वाई यूनिट्स किसकी बना रहे हैं, कचौड़ी की बना रहे हैं, समझे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो आंसर तो यही है बेटा, ठीक है, यूज ऑफ लिमिटेड, बेस्ट यूज हम लोग बोल सकते हैं। ढंग से लिख दें इसको, बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा ये, बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बच्चों, रिसोर्सेज, ठीक है बच्चों। हाँ अच्छा, फिर इनकी बात भी कर लेते हैं। नेटवर्क एनालिसिस क्या है, ये आपका प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट है। क्या ये प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट है। अगर कोई बोले कि बताओ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक, टाइम नहीं भी लगाओगे चलेगा, मैनेजमेंट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है बच्चों। कौन सा, नेटवर्क। क्या आता है इसमें, सीपीएम और पर्ट आता है। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, सीपीएम, और क्या आता है बच्चों, पर्ट आता है ना, और क्या आता है, क्रैशिंग। क्रैशिंग क्या होता है बेटा, मान के चलो कोई प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट करना है, तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लाके जल्दी कंप्लीट करते हैं ना, जब टाइम कम कर देते हैं प्रोजेक्ट का, उसे क्रैशिंग बोलते हैं, है ना। क्यूइंग थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी क्या आता है भाई, ये आता है सर्वर्स डिसाइड करने में, है ना। जैसे बैंकिंग, किसी जगह पर कितने एटीएम लगाएं, कहीं एक एटीएम लगा रहता है, कहीं 2 एटीएम, किसी बैंक में 2 कर्मचारी होते हैं, किसी में 3, किसी रेस्टोरेंट में 5-10 लोगों के बैठने की जगह है, और किसी रेस्टोरेंट में लेट्स से 100 लोगों के बैठने की जगह है। तो ये जो कैपेसिटी है, जो सिस्टम डिजाइन है ना, जिसमें कि लोग क्या आ रहे हैं, सर्विस लेने आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लोग सर्विस लेने आ रहे हैं, क्यू में लग रहे हैं, है ना, क्यू में लग रहे हैं, उन्हें वेटिंग टाइम ज्यादा ना करना पड़े, है ना। तो क्या है, कंट्रोल्स वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर, है ना। नंबर ऑफ सर्वर्स का डिसीजन यहां लेते हैं, नंबर ऑफ सर्वर्स डिसाइडेड, मतलब कितने हम लोग सर्वर्स रखें जिससे हमारे कस्टमर को बहुत ज्यादा वेट ना करना पड़े, उसका जो वेटिंग टाइम हो वो उसकी टॉलरेंस लिमिट के अंदर हो, अंदर। तो ये किस में आता है, क्यूइंग थ्योरी में आता है, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए कौन सा टॉपिक कहां यूज होता है, ठीक है, क्लियर। तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ बच्चों, और आई होप कि आप लोगों को काफी ठीक लगा होगा। हाँ, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि सर ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आप करा दीजिए, डेफिनेटली आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, सो आई थिंक it was the last question. Yes, it was the last question from the ISRO PYQ. Okay, so wish you all the best for your coming examinations. बढ़िया से एग्जाम दो बेटा, जोश से एग्जाम दो, और दम लगा के, जुनून से, पागलपन से पढ़ो, है ना। मतलब पढ़ाई के अलावा और कुछ सूझना नहीं चाहिए आपको, है ना, क्लियर है। अगर आप इस जज्बे से पढ़ते हैं कि यार केवल पढ़ाई ही क्या है, पढ़ाई ही मेरे लिए, मेरे लिए मजा भी क्या है, पढ़ाई है, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। समझ में बात आती है। और अगर आप ऐसे ही आलतू फालतू चलो यार टाइम पास के लिए पढ़ लेते हैं, टाइम पास वाली पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, आपको जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए। समझ में बात आ गई, ठीक है। तो दिन रात एक कर दो और अपने माँ बाप को और अपना सपना
पूरा कर लीजिए। समझ में बात आती है? सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, बाय बच्चों।